Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. So, क्या बनना चाहती हैं? फर्स्ट प्रेफरेंस आपका क्या है? सर फर्स्ट प्रेफरेंस तो डिप्टी कलेक्टर ही बनना है. ठीक है, और दूसरा? सर दूसरा है डिप्टी एसपी. तो मान लेते हैं कि आप डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती हैं Yes, और उसके sir. लिए शुभकामना बोर्ड की तरफ से। Thank you. पढ़ाई लिखाई में आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग Yes, sir. गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी से कर रखा है, ठीक है। हम्म। 2020 तो अभी Yes. आपकी कहीं पोस्टिंग है एज इंजीनियर? नहीं सर, कहीं नहीं. मैं तब से प्रिपेयर ही कर रही हूँ. तो क्यों, आपने तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई की तो Yes. आपको ज्वाइन करना चाहिए था कहीं। सर मैं हमेशा से सिविल सर्विसेज ही करना चाहती थी, तो वो मैंने किया था, बट मुझे इसी में ही आना था, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं की कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया. तो मैं सिविल फिर आप सर्विसेज की. बीटेक क्यों करने लग गए? इससे तो जो आपका सिलेबस है यहाँ का Yes, उत्तर sir. प्रदेश लोक सेवा आयोग का, हम्म. उसमें इसका रत्ती भर कोई रोल नहीं है Yes, sir. और उल्टे रिसोर्सेज बहुत सारे गवर्नमेंट के वेस्ट हुए। Yes, sir. पेरेंट्स ने भी रिसोर्सेज तमाम इसमें लगाए होंगे। Yes, sir. नहीं लगता है कि ये तो बेकार हो गया सब? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं लगता मुझे कि बेकार हो गया है, क्योंकि जैसे मैंने 12th के बाद बीटेक किया है, तो बीटेक से भी काफ़ी कुछ मुझे सीखने को मिला है कि नॉर्मली रूट कॉज कैसे पकड़ के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. काफ़ी टेक्निकल नॉलेज भी हुई है उसकी वजह से, और काफ़ी अच्छा मेरे अंदर पर्सनैलिटी ग्रोथ भी आया है बीटेक करने की वजह से. ये तो किसी भी डिसिप्लिन में आप करते ही ग्रेजुएशन तो पर्सनालिटी इम्प्रूव नहीं होती सर, है। मुझे काफ़ी एक्सपोजर भी मिला है, तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि बीटेक मेरा करना बेकार रहा है. जब ऐसे देखिए ना, ह्यूमैनिटीज लोग पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, यस सर. ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो उनको कुछ एडवांटेज मिलता है डायरेक्ट, उसका कोई रोल है। जब आप डिप्टी कलेक्टर बन जाती है तो डे टू डे लाइफ में भी उसका रोल रहता है और डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद भी उसका रोल रहता है। इसका कोई रोल नहीं है, ये बहुत ठीक से हमें पता है। सर ये आप सही बोल रहे हैं कि इसका कोई रोल नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई भी रोल नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, लेकिन जितना मतलब एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो प्रोसेस में मैंने सीखा है, जो मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है, वो पर्सनैलिटी तो इस चीज़ में काम आ ही सकती है. ठीक है, ये है. तो ये 5-6 साल आपने पूरी तरह से तैयारी करी है. तैयारी की है। यस सर. पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं? यस सर, फर्स्ट इंटरव्यू है. मेंस भी पहला होगा? यस सर, फर्स्ट मेंस है. ठीक है, कुछ एक डिप्टी कलेक्टर की क्वालिटीज बताइए। सर क्वालिटीज मतलब काम उनके बताने हैं, या फिर अपनी क्वालिटी बता दीजिए तो हम देखें कि डिप्टी कलेक्टर जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो आप में भी हैं कि नहीं है। बिल्कुल सर. सर मेरी जैसे पहली क्वालिटी है कि मैं पीपल सेंसिटिव हूँ, काफ़ी मतलब लोगों के बारे में सोचती भी हूँ, और एक चीज़ है कि कोई काम अगर मुझे दिया जाए तो मैं उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती हूँ पूरा, और लोगों का फीडबैक लेके उसे इम्प्रूव करने की कोशिश भी करती हूँ. तो जैसे डिप्टी कलेक्टर का जो काम होता है कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करे, तो मेरा काम बिल्कुल ये रहेगा कि मैं आप ऐसे टू द पॉइंट कुछ बताते चलिए हमको। जैसे आपने एक बताया पीपल सेंट्रिक, आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो सारा इंटरव्यू तो इसी क्वालिटी पर हो जाएगा। एक आपने बताया कि पीपल सेंट्रिक होना ये आपकी क्वालिटी है, Yes, और sir. दूसरी बताइए। सर सेकंड थिंग मैंने आपको बताई थी अभी कि मतलब कोई मुझे फीडबैक देता है तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, उस फीडबैक को मैं पॉजिटिवली लेती हूँ. फिर ठीक है, ये और चीज़ है. सेकंड थिंग सर कि जो भी मुझे काम मिलता है मैं उसे डेडिकेशन से कंप्लीट करती हूँ. ये 3 और चीज़ें सर, अभी 3 ही है. ठीक है, कुछ एक वीकनेस आपकी? सर वीकनेस में सर फर्स्ट वीकनेस तो ये कि थोड़ा लोगों को मना करना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट हो जाता है नो, लोगों को ऐसे नो बोलना. मोस्टली कोई मुझे हेल्प के लिए मेरे पास आता है तो मैं उनको हाँ ही बोल देती हूँ कि हाँ मैं हेल्प कर दूंगी. ये कोई चीज़ भी है. काम लेकर के जब आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएगी, कोई आपके पास आएगा तो आप ना कर ही नहीं पाएंगी? नहीं सर, लीगल हो इलीगल हो, कानून के दायरे में आता हो ना आता हो, सब आप कर देंगी? सर बिल्कुल ऐसा नहीं है. एक है कि लोग अगर हेल्प मांगना चाहें तो सिंस मेरा एक नेचर में पीपल सेंसिटिव हूँ तो मैं उनकी हेल्प करती हूँ, बट
मेरे कुछ मॉरल वैल्यूज भी हैं, गलत काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे मैं नो बोल सकती हूँ, बिल्कुल अच्छे से बोल सकती हूँ कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगी। अगर एक स्ट्रेंथ आपकी पूछे कोई, यस सर। एक सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या हो सकती है? सर मुझे लगता है कि मैं काफी एम्पैथाइड हूँ। काफी एम्पैथी है मेरे अंदर लोगों को लेके। चलिए, अब तो ये इंट्रोडक्टरी फेज हुआ आपका, अब थोड़ा तेज बोलिएगा इसके बाद आप। यस सर। यूपी में जो विमेन है यस उनसे रिलेटेड बहुत से इश्यूज हैं अलग अलग। यस सर। इसमें भी रीजनल डिफरेंसेस देखे जाते हैं। यस सर। तो अगर कंपैरेटिव स्टडी करनी हो कि वेस्ट यूपी और ईस्टर्न यूपी में कहाँ पर रिलेटिवली विमेन की कंडीशन अच्छी है? सर मेरे व्यूज में मुझे लगता है कि वेस्टर्न यूपी में वुमेन की कंडीशन ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू ईस्टर्न यूपी। अगर मैं एग्जांपल की हेल्प लूँ तो सर अगर हम बुंदेलखंड एरिया में देखते हैं तो जैसे वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो महिलाओं को काफ़ी दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है पानी ले जाने के लिए। लेकिन वहीं पे वेस्टर्न यूपी में रिसोर्सेज अच्छे हैं, वाटर फैसिलिटी अच्छी है, तो उनको इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता है। ईस्टर्न यूपी मैंने बोला था, ईस्टर्न वर्सेस वेस्टर्न यूपी। सॉरी फॉर दैट, लेकिन ईस्टर्न यूपी में भी यही प्रॉब्लम है और इलिटरेसी का भी काफ़ी वहाँ पे प्रॉब्लम है। यूपी में सेक्स रेशियो क्या है? सर एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर मैं गेस करूं तो 912 समथिंग है। और यहाँ पे ज्यादा सेक्स रेशियो किन डिस्ट्रिक्ट्स में है? सर यहाँ पे ज्यादा सेक्स रेशियो किन डिस्ट्रिक्ट्स में? यस सर, मैं बताती हूँ सर। जौनपुर में सबसे हाईएस्ट है, और आई थिंक उसके बाद सर सेकंड मुझे याद नहीं है सर। यस सर, आजमगढ़ है। ये सब ईस्टर्न यूपी है? यस सर, ये ईस्टर्न यूपी है। तो एक बहुत बड़ा पैरामीटर क्राइटेरिया तो ये होता है, अगर हम जेंडर इक्वालिटी या जेंडर जो है मतलब जस्टिस की बात करते हैं तो सेक्स रेशियो बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया बन जाता है। अगर हम सबसे लोएस्ट जो है सेक्स रेशियो की बात करें यूपी में, वो कहाँ पे? सर बागपत में है। और सर इधर बागपत में हो गया आपका, और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में वेस्टर्न यूपी में है सर कम सेक्स रेशियो। तो आपके आंसर से मुझे थोड़ा सा मतलब मिसमैच लग रहा है कि सेक्स रेशियो वेस्ट यूपी में ज्यादा कम है और ईस्ट यूपी में सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा है, इवन 1000 क्रॉस कर रहा है। तब तो इस अगर मतलब क्राइटेरिया के हिसाब से मैं देखूं तो मुझे लगता है ईस्ट यूपी में महिलाओं की स्थिति ज्यादा बेहतर है। सर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा काउंटर करना चाहूँगी। सर महिलाओं की स्थिति केवल उनकी सेक्स रेशियो पे ही डिपेंड नहीं करती है, उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या मिल रही है इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करती है। सिर्फ नंबर ही ज़्यादा होना ये इस चीज़ का प्रूफ नहीं है कि उनकी स्थिति बहुत बेटर है, वहाँ पे नंबर ज़्यादा है। ये एक है सिचुएशन। क्या मानती है कि वेस्ट यूपी में जो है फीमेल फिटिसाइड्स या भ्रूण हत्याएं होती हैं? सर डेटा को देख के तो वेस्ट यूपी में ये चीज़ होती है, लेकिन ईस्टर्न यूपी में कम है, अगर डेटा तो यही कहता है। ऑनर किलिंग सुना होगा आपने? यस सर। यूपी में किस पार्ट में ज्यादा होता है? सर मोस्टली मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन अगर मैं रफ आइडिया अगर लगाती हूँ तो ईस्टर्न यूपी ही मुझे ज्यादा ईस्टर्न यूपी, और इधर जो जहाँ पे सेक्स रेशियो कम है हरियाणा साइड के जो स्टेट्स हैं मोस्टली उन वाले में ही। यूपी में सर यूपी में ईस्टर्न यूपी में आप मानती हैं या वेस्टर्न यूपी? सर वेस्टर्न यूपी। ठीक है। तो कई बार ये चीज बोली जाती है कि विमेन के लिए वेलफेयर डेवलपमेंट ये केवल जरूरी नहीं है, उसके लिए एम्पावरमेंट जरूरी है। यस सर। पहले तो थोड़ा ये तीनों में डिफरेंस क्रिएट करिए, वेलफेयर, डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट। ओके सर, एम्पावरमेंट को हम महिलाओं वेलफेयर से स्टार्ट कीजिए। ओके ठीक है सर। सर वेलफेयर के लिए हम उसमें देख सकते हैं कि महिलाओं को स्कीम का लाभ कितना मिल रहा है, उनकी इलिटरेसी वगैरह कितनी है। अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें तो हम इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली और पॉलिटिकली एम्पावरमेंट की बात कर सकते हैं कि पॉलिटिकल। थोड़ा और क्लियरिटी, वेलफेयर क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है और एम्पावरमेंट नहीं मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कुछ आइडिया हो आप गेस भी कर सकते हैं, लेकिन हमें डिफिनेशन चाहिए, समझना है कि क्या इन तीनों में डिफरेंस है। सर सॉरी फिर मैं एग्जैक्टली नहीं डिफाइन कर। वेलफेयर नीड्स को फुलफिल करती है, डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्ड करती है, और एम्पावरमेंट पॉलिसी मेकिंग में आपके पार्टिसिपेशन को इंश्योर करता है, इन ब्रीफ अगर बोला जाए। इसलिए मेरा ये सवाल है कि क्या विमेन के कंडीशन को वेलफेयर और डेवलपमेंट तक ही
वहां पर जो है कंसंट्रेट किया जाए, या पॉलिसी लेवल में उनका जो पार्टिसिपेशन है, जिसको हम कहते हैं कि माई बॉडी माई लाइफ माई चॉइस, कि हम अपने जो डिसीजंस हैं वो ले सकें? सर, उनका पॉलिसी मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि जैसे अभी रिसेंटली में जो सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आया है कि मेंस्ट्रुअल लीव उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए, ये चीज़ है कि उनका हायरिंग कम होगी। बट मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि ये चीज़ भी एक मैन ने ही डिसाइड की है, वुमेन का इतना इनपुट लिया ही नहीं गया है, उनसे पूछा ही नहीं गया कि व्हाट यू वांट, आप चाहते क्या हो, आप लेना चाहते तो हो बता दीजिए, आप नहीं लेना चाहते हो। तो आप बताइए। सर मैं हम्म, ओके सर, मेरे व्यूज़ में ये है कि वुमेन को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कोई डिजीज नहीं है, ये तो एक नॉर्मल थिंग है, एक बॉडी का ही साइकिल है। तो इस चीज़ के लिए, और सेकंड थिंग मैं ये बोलना चाहूँगी कि मोस्टली जिस कंडीशन के लिए बोला जा रहा है कि आपको बहुत पेन के लिए बोलते हैं कि आपकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब रहती है, तो ये मोस्टली 5% महिलाओं में ही होता है, 95% में नहीं होता है। और थर्ड थिंग कि जहाँ जहाँ पे ये अप्लाई हुआ है फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे स्पेन वगैरह में, जापान में, तो डेटा के अनुसार ये चीज़ है कि काफ़ी वहाँ पे महिलाएं उस चीज़ को बेनिफिट्स ले ही नहीं रही है, कि उनको लगता है कि हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो इतने सारे व्यूज़ को देखते हुए मेरे व्यूज़ में ये है कि नहीं होना चाहिए। मैम, आपने ऑपरेशन गंगा के बारे में सुना है? यस मैम। कैन यू टेल मी 2 थिंग्स अबाउट ऑपरेशन गंगा? सॉरी मैम, इज इट about अबाउट ऑपरेशन okay. गंगा? टेल मी 2 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑपरेशन गंगा। मैम, मैं आपसे बस इतना पूछना चाह रही हूँ कि आर यू टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट गंगा जो रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट? ऑपरेशन गंगा। सॉरी मैम, फिर आई हैव नो आइडिया। आई ओनली नो अबाउट ऑपरेशन प्रोजेक्ट गंगा जो यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है, हाई इंटरनेट उस चीज़ के। सॉरी मैम, ओके देन नहीं पता। व्हाट वुड यू प्रायोरिटाइज फर्स्ट, डेवलपमेंट और लॉ एंड ऑर्डर? मैम लॉ एंड ऑर्डर। राइट। मैम अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर प्रॉपर होगा तभी डेवलपमेंट अच्छे से हो पाएगा। अगर डेवलपमेंट लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं होगा तो डेवलपमेंट में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है। Okay. And what, as per you, is the current situation of India in geopolitical war, and what is our status in it? मैम कैन आई स्पीक इन हिंदी? ओके, थैंक यू। मैम करेंटली इंडिया का अभी न्यूट्रली स्टैंड है। अगर हम ईरान और यूएसए के वॉर को लेके देखें तो अभी वेट एंड वॉच की ही पॉलिसी अपना रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो इंडिया है वो पूरी साइड से ईरान के साथ है या पूरी साइड से यूएसए के साथ है। तो अभी जैसे अभी ईरान के लिए भी उन्होंने काफ़ी वर्डिक्ट दिए हैं, काफ़ी सिंपैथाइट दिखाया है। जो से उनके सुप्रीम लीडर की जब डेथ हुई थी तो कंडोलेंस बुक भी साइन की गई थी, और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रहा है इंडिया उसके वॉर में, यूएसए और ईरान के वॉर में। How will you handle political pressure? You will handle, or you will go with your ethics? मैम बैलेंस बना के चलेंगे। तो फर्स्टली मेरा क्राइटेरिया यही रहेगा कि मैं अपने एथिक्स के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, एथिक्स में रह के मैं पॉलिटिकल प्रेशर को हैंडल करूं। ये चीज़ है। ओके। आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट में? एक्यूरेसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसकी स्पीड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मैम एक्यूरेसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Not speed, you compromise with the speed, you'll delay the project, increasing the infrastructure costing, because if you're delaying the speed, lots and lots of money is involved. Example, the bridge, Havamau bridge, Shantipuram bridge. उसका I think 2 से 3 साल एक्सटेंशन हुआ है ना सर? जो फाफामऊ में ब्रिज बन रहा है उसकी डेडलाइन के अगेंस्ट 2 से 3 साल ऊपर जा चुका है, I guess so. तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्टिंग यूपी गवर्नमेंट की काफी बढ़ रही है। डू यू बिलीव इन दैट? सर मैम आप बिल्कुल सही बोल रही हैं ये चीज़ कि जब टाइम एक्सटेंड होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ जाती है। देन हु इज आंसरेबल? मैम जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वही आंसरेबल हैं। बेसिकली द थिंग इज कि एक्यूरेसी yet not compromising on the cost of speed, balance between the two. Okay मैम। So to you, किसी एक महिला को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला भी एक आध दिन में, बता सकती हैं? I'm sorry सर, मुझे नाम ध्यान नहीं, बस मैंने रात ऐसे ही पढ़ा था। ममता कालिया, सुंदर का नाम ये
यस सर, तो कल AIR न्यूज़ देखी थी तो उसमें बस एक बार ऐसे ही सुना था, पर एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा था हाँ, नाम। फिर तो यही नहीं पता होगा कि इनके किस संस्करण पे इनको मिला है। नहीं सर, नो सर, मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। जीते जी इलाहाबाद। मैं इसके बारे में पढ़ूंगी दोबारा जाके। कुछ जानती हैं ममता कालिया जी के बारे में? नो सर, साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में तो आइडिया होगा ही। सर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इसके बारे में ज्यादा। ये भी नहीं पता। अगर आप मुझे थोड़ा परमिशन दे तो मैं गेस कर सकती हूँ कि ये मोस्टली अच्छे राइटिंग्स के लिए दिया जाता है। अच्छी राइटिंग्स, अच्छी बुक्स लिखने के लिए। नहीं तो बुक पे तो मिला ही है सर फिर आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस, सॉरी। किन किन भाषाओं में दिया जाता है, पुरस्कार के तहत देते क्या हैं, कौन सा सर्टिफिकेट देते हैं, कितनी धनराशि देते हैं, कौन तय करता है ये पुरस्कार किसको दिया जाएगा, ये सब बताइए ना अगर आइडिया है तो। सर मुझे इतना मालूम है कि किन किन भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको हिंदी में मिलता है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरे उर्दू मुद्दे में। पर बात करते हैं। यस सर। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में ये है कि ये जो चल रहा है अभी वार, यस सर। और कई संकट से जूझ रहे हैं यस हम सर। सब लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था ने छलांग लगाई, इधर भी चौथी मजबूत अर्थव्यवस्था बनी चुकी है। यस सर। क्या क्राइटेरिया है जो कहा जा रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था ने छलांग लगाई? एक दो दिन से ये भी न्यूज में है। सर इसका मोस्टली क्राइटेरिया है कि हमारी GDP काफी ग्रो करी है और हमारा जो क्या कारण है ग्रो करने का ऐसी सिचुएशन? सर हमारा इस सिचुएशन में सर हमारा इन्फ्लेशन रेट भी काफ़ी कम रहा है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी थोड़ी सी ग्रोथ देखी जा सकती है। सर्विस सेक्टर काफ़ी ग्रो कर रहा है और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा आई है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी ज़्यादा अच्छा रहा है। ये कारण है। अरबपतियों की संख्या भारत में बढ़ी है। यस सर। कितने अरबपति हैं इस समय भारत में? सर अभी जो रिसेंट डेटा आया था, रिसेंट रिपोर्ट आई थी, आई डोंट नो अबाउट द रिपोर्ट नेम, मुझे याद नहीं है, लेकिन 250 के अराउंड है जिनकी जो वेल्थ है वो बिलियंस में है। अभी का नहीं आइडिया? यस सर। अभी का नहीं आइडिया? सर अभी रिसेंटली में, मुझे रिपोर्ट याद नहीं है बट इतना ही मेरे को पता है कि 250 अराउंड है जिनका बिलियंस में है। क्लाइमेट चेंज पता होगा ना? यस सर। क्या है ये? सर क्लाइमेट चेंज सर वेदर है, वेदर कंडीशंस जो चेंज हो रही हैं जिसके वजह से जो हीट ग्लोबल हीट है वो इंक्रीज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज क्या है? जैसे आपने उसको बोल दिया वेदर चेंज, फिर तो वही हो गया कि आप मौसम की बात कर रहे हैं, मौसम में परिवर्तन। एक सवाल बनता है जलवायु और मौसम में क्या अंतर है, फिर इसको बताइए पहले, आप फिर आगे बढ़े। सर क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस है? सर जो क्लाइमेट होता है वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए देखा जाता है कि 15 to 20 ईयर्स में मौसम में कितने बदलाव आए हैं, और जो मौसम होता है वो एक रीजन स्पेसिफिक हो सकता है जो लोकल एरिया में देखा जाता है। तो क्लाइमेट चेंज से क्या आशय है? सर क्लाइमेट चेंज एग्जांपल बताइए। ओके सर, क्लाइमेट चेंज से ये आशय है कि जो वेदर काफी चेंज हो गए हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी काफी चेंज हो गई है। जो गर्मी है वो गर्मी ज्यादा टाइम तक होने लगी है, सर्दियों का जो मंथ है वो कम हो गया है, और जब गर्मी ज्यादा टाइम तक होती है और हीट ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो रही है उसकी वजह से, तो देन उसके कारण जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, फ्लड आ रही है क्योंकि नदी में पानी ज्यादा हो रहा है। अभी एक ताजा रिपोर्ट आई है कि जिसमें जो पृथ्वी की चाल है ये भी धीमी पड़ रही है क्लाइमेट चेंज से। आपकी नजर पड़ी इस खबर पर? सर अभी की रिपोर्ट, पृथ्वी की चाल जो उसकी घूर्णन गति है इसमें कमी आई है, इसके रेट में कमी आई है। सर आई हैव नो आइडिया दिस। अभी रिसेंटली में मुझे इसके बारे में और उससे दिन की लंबाई बढ़ रही है। सर मुझे नहीं है पता इसके बारे में। नहीं आइडिया? चलिए, तो फारस की खाड़ी का अनाथ द्वीप। पारस की खाड़ी? हाँ। सॉरी मुझे नहीं पता। अरे आजकल बहुत चर्चा में है खार्ग द्वीप। ओके, यस सर, खार्ग द्वीप। क्यों कहते हैं इसको? सर खार्ग द्वीप, अनाथ द्वीप फारस की खाड़ी का। सर
मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन अगर मैं गेस करूँ तो नहीं, गेस एक आध सवाल में चलता है। सर फिर नहीं पता एग्जैक्ट क्यों कहते हैं कार्तिक। किसने सिखा दिया बार बार गेस करिए सारे सवालों में? सर किसी ने भी नहीं सिखाया। अमेरिका की योजना कुछ चल रही सो खार्ग द्वीप को कब्जाने की। यस सर। खार्ग ऑपरेशन यस क्या है अमेरिका का? सर वहाँ पे जो ईरान के ऑयल रिजर्व्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का उसका प्लान है अमेरिका का, कि अगर वो वहाँ नहीं, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता है। डिस्ट्रॉय कर देगा तो उसको क्या मिलेगा? सर 90% ऑयल रिफाइनिंग वहाँ से ही होती है, वहाँ से ही उसके एक्सपोर्ट होते हैं ईरान के। अगर वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा तो तेल का संकट और बढ़ जाएगा। सर ये बात, उसकी जो रीढ़ है ईरान की जरूर टूटेगी, लेकिन तेल संकट से पूरे विश्व को बचाना चाहता है अमेरिका। ये तो और बढ़ जाएगा। वो तो कह रहा है कि हार्मुज से सारे जहाज गुजरे। सर आपकी बात सही है कि वो हार्मुज स्ट्रेट को खोलना चाहता है, लेकिन सिर्फ उनको ब्लफ ईरान के लिए वो सिर्फ एक ईरान के खिलाफ वो सिर्फ एक इस तरीके से यूज कर रहा है उनको डराने के लिए कि अगर वो नहीं करते हैं। अभी रिसेंटली में यूएसए ने स्ट्राइक्स भी किए थे पर ऑयल टैंकर्स को कुछ भी नहीं किया था, तो जस्ट डराने के लिए कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोल दे। मेरे ख्याल से यही चीज है। उत्तर प्रदेश की पहले मुख्यमंत्री का नाम बताइए। सॉरी सर मुझे नहीं पता। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जा सकती हैं। कैसा रहा इंटरव्यू? सर अच्छा था, मतलब आपके क्वेश्चंस अच्छे थे, बस मैं अच्छा नहीं रिस्पॉन्स कर तेज पाई। बोलो। सर आपके क्वेश्चंस अच्छे थे, मैं अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाई। ना हम अपना नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि ओवरऑल इंटरव्यू तो कैसा हमारा रहा? इंटरव्यू है। इंटरव्यू कैसा रहा? सर अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस बताऊं तो मुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ? अगर मैं अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से बताऊं तो मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। ये चीज है। क्यों अच्छा नहीं रहा? कारण भी बताओ फिर तो। सर अभी मैंने आपको बताया कि मैं अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पाई आपके क्वेश्चंस का। ठीक है, मतलब कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाई। यस और सर थोड़ी सी नर्वसनेस थी। हाँ? थोड़ी नर्वसनेस थी। और अपने से अच्छा कोई जज नहीं होता, बताओ। और सर अभी रिसेंटली 2 ही आ रहे हैं दिमाग में। ठीक है। और अगर बोलें कि कितना अंक दोगी अपने आप को फिर? सर मुझे लगता है मैं 55 भी दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, हम सब की राय में एक अच्छी कैंडिडेट हो, कैंडिडेचर अच्छा है और इंटरव्यू भी अच्छा दी। 65 to 70 का मामला बन रहा है। 65 to 70 भी मिल सकता है और 2 3 4 5 नंबर घट भी सकते हैं। थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स। इंटरव्यू अच्छा दी हो, तुम्हें पहुंचना कहाँ है? 65 to 70 को 70 to 75 में कन्वर्ट करना है। ओके सर। तो इसके लिए हम लोग कुछ बातचीत करेंगे कैसे ये 70 to 75 में कन्वर्ट हो। बाकी मेंस में अच्छा हुआ होगा। कैसा हुआ है मेंस? अच्छा हुआ था। अच्छा हुआ है तो दारोमदार तो सारा उसी पे है कि 1500 में कितना स्कोर हुआ है। यस सर। और यहाँ 70-75 मिल जाएगा तो फिर तो डिप्टी कलेक्टर। सर आप जो बोल रहे हैं बस वो हो जाए। हाँ, शुभकामना हम लोग डिप्टी कलेक्टर बनने की। और ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन। थैंक यू सो मच। देखो, ये जो सवालों के जवाब की बात है, तो सारे सवालों का जवाब दिया जाए, दे पाए, ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग सारे सवालों का जवाब दे करके अच्छा अंक नहीं पाते हैं। कुछ एक लोग कुछ ही सवालों का अच्छा जवाब दे करके अच्छा अंक पा लेते हैं। जो हमने पूछा या सर ने, मैडम ने जो पूछा, यहाँ पे हो सकता है इसमें से एक भी सवाल वहां न पूछा जाए, हो सकता है कुछ एक सवाल पूछ लिए जाए। यस सर। तो इसके आधार पर तो इवेलुएट नहीं करना है कि अच्छा हुआ खराब हुआ। नर्वसनेस की जो बात है, नर्वस आखिर क्यों, मीन्स अच्छा हुआ है या जैसा भी हुआ है वो हमारे बस में नहीं, जैसा हो चुका है, जैसा कर चुकी है, ठीक है, लेकिन अच्छा हुआ है ये परसेप्शन है ना। तो सारा दारोमदार तो उसी पे है। अब इंटरव्यू में जो आज की परफॉर्मेंस है, ऐसे तो हम बोल ही रहे हैं 65 to 70
थैंक यू सो तो मच। इसके आसपास मिलेगा ही मिलेगा। तो फिर रिजल्ट को लेके पॉजिटिव रहना है, और इंटरव्यू में जो भी परफॉर्मेंस हो, हमने बोला ना, ये भी नहीं कि यहाँ के सारे सवाल वहाँ भी पूछे जाएं, यस सर। नहीं पूछे जाएंगे, कुछ अलग पूछा जाएगा, तब भी कितना मिलेगा? ये 65 to 70 जो पर्सनालिटी है उसके आधार पर इसके आसपास मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। फिर परवाह किस बात की? तो ना तो रिजल्ट की परवाह करनी है, परवाह इन द सेंस कि उसको पॉजिटिव रहना है रिजल्ट को लेके। और खास तौर जब इंटरव्यू दे रहे हों तो उस दौरान जो भी 15, 17, 18 मिनट इंटरव्यू चले, उस दौरान बिल्कुल कॉन्फिडेंस मेंटेन रहना चाहिए, सोच करके कि हमारा भले खराब हो रहा है हमारी नज़र में, लेकिन कितना अंक मिलेगा? 70 के आसपास मिलेगा, और मिलेगा ही मिलेगा। जैसे वहाँ बैठ करके, जैसे शुरू में तुम्हें लग रहा है कि सारे सवालों का अच्छा जवाब दी, जो मिडिल फेज था इंटरव्यू का उसमें भी अच्छा हुआ, फाइनल या लास्ट फेज में सवालों का जवाब तुम्हारे हिसाब से नहीं दे पाई, यस सर। तो फिर उस समय नर्वस नहीं होना है। ऐसी स्थिति बन सकती है कि इंट्रोडक्टरी फेज में इंटरव्यू की हो सकता है कुछ एक सवालों का जवाब न दे पाओ या अच्छा न दे पाओ, तो वहीं गिल्ट आ जाए कि अरे ये तो अच्छा नहीं हो रहा है। फिर तो मिडिल फेज और फाइनल फेज भी गड़बड़ होगा। ये सोचना ही नहीं, जब 2, 3, 4 सवाल ही बोर्ड को इम्प्रेस करते हैं मार्क्स देने के लिए, तो हो सकता है मिडिल फेज में ऐसा हो, या हो सकता है इंट्रोडक्टरी मिडिल फेज दोनों में नहीं बता पा रही ठीक से, फाइनल फेज में ऐसी संभावना बनती है जी। या फाइनल फेज गड़बड़ हो रहा है तो इंट्रोडक्टरी और मिडिल फेज में तो अच्छा की हो ना, और तीनों फेज में बहुत अच्छा करके 100 नंबर तो मिल नहीं जाएगा, मिलेगा तो 75 ही। यस। फिर तो 65-70 देखो मिलेगा, इसलिए ना तो अभी और न इंटरव्यू देने के दौरान जो वहाँ रियल इंटरव्यू होगा नेगेटिव होना है। तो नर्वसनेस किस बात की? तो नर्वस नहीं होना है। ओके। तो ये हो गया। अब आते हैं जरा सा कि कहाँ कहाँ गुंजाइश है ठीक करने की। यस सर। एक तो ग्रीटिंग इफेक्टिव नहीं थी, जो अभिवादन की हो सबको, पूछी, चल के आई, रुक करके 2-3 कदम चल को ही रास्ते में ही रुक जाना चाहिए। ओके सर। रुक करके, थम करके, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड को ग्रीट करना है एक बार में। क्या बोलती हो? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, जैसा टाइम रहे ओके। तो सर से बोल दो, सब लोग शामिल उसमें, एक बार में बोर्ड को ग्रीट करनी है। ठीक है। अगर कोई लेडी मेंबर वहाँ मौजूद है तो फिर उनको अलग से दोबारा कर लो, गुड मॉर्निंग मैडम, बस इतना। और ये कॉन्फिडेंस साथ करना है, लगे ग्रीट कर रही है। ओके सर। फिर उसके बाद ये स्लिप देनी है, स्लिप दे के चेयर के आसपास जाना है, जैसे बिना कहे बैठ गई। सॉरी, मुझे बिल्कुल उस समय ध्यान नहीं हाँ, रहा। अब यही जो हम लोगों ने अभी देखा, बात करते हैं उस पर कि जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं उसमें मेंटल अलर्टनेस के लेवल पर लैग की हो, एक बार नहीं, ऐसा कम से कम 3 बार हुआ है कि मेंटल अलर्टनेस के लेवल पर मार्क्स देना हो तो उसमें 5 में से फिर तुम्हें 2.5 देंगे। बाकी जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स उसमें अच्छा की हो, नर्वसनेस ये तुम्हें एहसास है, बट बोर्ड को कुछ ऐसा नहीं कि कॉन्फिडेंस लूज कर रही थी बहुत, तो उस पे अगर 5 में से अंक देने हो तो 4 नंबर देंगे कॉन्फिडेंस के लेवल पर। ओके सर। अप्रोच, एटीट्यूड उसमें देना हो तो 5 में से 4, 4.5 नंबर उस पर देंगे। ये पर्सनालिटी के जो ट्रेट्स हैं उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। स्पीच मैनरिज्म, बातचीत करने का तरीका, इसमें भी 5 में से 4 नंबर मिलेगा ही। तो फिर तो बन रहा है ना कि 70-75 के बीच का मामला। तो परेशान नहीं होना। अब मेंटल अवेयरनेस के लेवल पर भी अगर 4 मिल जाए, 4.5 मिल जाए, फिर तो 75 ही मिलेगा। तो ये कि जब स्लिप दे करके और वहां जाओ चेयर के पास तो रुक जाओ। अगर बोर्ड कहता नहीं है तो बोर्ड तो ही परख रहा, देखें बैठ जाती नहीं, सर मैं ये ध्यान रखूंगी, ये मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल हाँ, गया था कि मुझे वेट करना है। ध्यान देना है। इंटरव्यू कब है सर? 20 को है। 20 को है, ठीक है। तो जब कहा जाए बैठने के लिए, फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ थैंक यू बोल करके बैठ जाना है। अब पूरी चेयर में बैठना, सीटिंग पोस्चर गड़बड़ था। देखो अभी जैसे बैठी हूँ क्रॉस लेग में, ऐसे क्रॉस लेग में पहले भी बैठी थी, ये अच्छा नहीं माना जाता। क्रॉस लेग में ऐसे बैठना है सीधे। हाँ, ऐसे दोनों पैर अगर पहुंचते हैं जमीन को स्पर्श करें,
ओके, ये मैंने बाद में चेंज किया था। हाँ, क्रॉस दे आप फिर ठीक है, क्रॉस नहीं लिखना है। सब ठीक है, मैं ऐसे ही बैठूंगी। हाँ, उसको ठीक कर लो। ठीक नहीं, है। थोड़ा पैर में गैप रहे, ठीक है ऐसे। एड़ी तरफ और सटे, पंजे हाँ ऐसे नहीं, थोड़ा और गैप, हाँ ऐसे रहे। क्रॉस लेग तो बैठना ही नहीं, ये अच्छा पोस्चर नहीं माना जाता क्रॉस लेग। ठीक है सर। ये हो गया। अब दूसरी बात की, जो मुट्ठी और अंगूठा मुट्ठी बांधी थी ना, तो मुट्ठी क्यों बांधती हो? हाथ बहुत चलता है क्या? थोड़ा सा। खैर ठीक है, उसमें हर्ज नहीं है ये, बट ये जैसे अंगूठे से ये रब कर रही थी तो इससे नर्वसनेस पता चल रही थी। अगर ये न करो तो शायद बोर्ड को पता ही नहीं चले कि नर्वस हो। बिल्कुल, ये बचाना है और फिर सीधे बैठना है, बातचीत करना है, पर्सनालिटी फिजिक की सब सूदिंग है, ठीक है। ये हो गया। इसको जरूर ध्यान रखना, ये सिटिंग पोस्चर गड़बड़ करेगा। नहीं सर, मैं बिल्कुल ध्यान हाँ, ये इम्प्रेसिव होना चाहिए। कुछ एक आंसर हमने देखा सबमिसिव जल्दी हो जाना है, कि अगर हम अपने हिसाब से मोल्ड कर रहे हैं तो हो जाती हो। क्या जरूरत है? अपने स्टैंड पर रहो और उसमें बस तर्क होना चाहिए उसके पीछे। ये और दूसरा है कि ग्रीटिंग, ठीक है, ये हो गया। आंसर शुड नॉट बी एक्सप्लेनेटरी। कुछ एक आंसर में जैसे टू द पॉइंट ही बोलना है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन अगर आप करेंगे तो बोर्ड को कम सवाल पूछने का मौका मिलेगा। तो स्ट्रेटेजी यही क्या है कि कम सवाल पूछे जाए। कुछ लोग कहते हैं ये न बताएं, ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, नहीं बोर्ड इस पे सवाल करेगी, इस पे करेगी, इस पे करेगा। तो बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछने का मौका देना है, अपने आप को वहां बैठ के प्रूव करना है कि हम बेस्ट कैंडिडेट, हम ही बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट, ये प्रूव करना है। ओके सर। कम सवाल बोर्ड पूछेगा तो फिर उसको आनंद नहीं आएगा, उसको लगेगा कि भाई 2-3-4 सवाल में बोर्ड अगर उलझ गया, ज्यादा बोलोगी तो फिर दूसरे कैंडिडेट में प्रॉस्पेक्ट तलाशेगा। सर आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने किस सवाल में काफी शुरू में ही कुछ ऐसा हुआ, बाकी अभी आप भी सर बात कर लीजिएगा कि क्वेश्चन वाइज, तो ये ध्यान देना है, ठीक है। मतलब बिहेवियर में जो एक और जो क्वालिटी की कंसिस्टेंट नहीं दिखी, सर बताएंगे क्वेश्चन वाइज। मैडम वाला भी सवाल था, ऑपरेशन गंगा पूछा और शायद आप समझ बैठी ऑपरेशन प्रोजेक्ट गंगा। तो इसका मतलब क्या है कि प्रश्न को ठीक से नहीं सुन रही हो। तो ऐसा हो सकता है जब हम नर्वस हो जाते हैं ना, तो प्रश्न को ठीक से सुन नहीं पाते हैं। तो प्रश्न कुछ था, उत्तर कुछ आ गया। हालांकि 65-70 नंबर तो मिलेगा, लेकिन 70-75 मिले तो इन बिंदुओं पर काम करना है। अब सर जरा कुछ क्वेश्चन वाइज जैसे आप अगर कहीं पे ओपिनियन बनाती हो, पहले थोड़ा सा पॉज लेकर पहले ही अपने दिमाग में बना लो कि मुझे यही स्टैंड लेना है, और एकदम जब तक पूरी तरीके से क्लियर हो जाए कि हमने गलत स्टैंड लिया है, अपने स्टैंड को क्यों हम बदलेंगे। जैसे ईस्ट यूपी और वेस्ट यूपी का था, तो आप खुद ही सोचिए कि मतलब इस तरीके से कोई ऑब्जेक्टिव जो है क्राइटेरिया तो बनाया नहीं जा सकता है कि कहाँ पर महिलाएं ज्यादा पिछड़ी हैं और कहाँ पर महिलाओं की स्थिति खराब है। तो आपने एक स्टैंड लिया कि चलो ठीक है, आपने बोला ईस्ट यूपी, अब हमने 2-3 डेटा वहां पर दिए, तो अब आप धीरे धीरे फिर उस डेटा के अकॉर्डिंग अपने को चेंज वहां पर करते हैं। जैसे जैसे हमने बोला वैसे वैसे मतलब आप आर्गुमेंटेटिव, फिर आपके दिमाग में और आर्गुमेंट्स बनने बंद हो गए। आप चाहती तो आप ईस्टर्न यूपी में जो महिलाओं की स्थिति खराब है वो भी बहुत से डेटा थे, वो भी आप बता सकती थी। वहां पर शुरुआत में आपने बोला कि वहां पे क्वालिटी लाइफ है, अगर उसी चीज को थोड़ा एलिबोरेट करती तो हो सकता है कि आप उस चीज को और थोड़ा बैलेंस तरीके से आप कंक्लूड करती। लेकिन इससे आपका, जब आप अपने स्टैंड से चेंज होते हैं तो केवल बोर्ड के ऊपर असर नहीं पड़ता, कई बार आपके ऊपर असर पड़ता है कि आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। मैम ने भी जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो वहां पर भी शुरुआत में स्टैंड अलग था, लास्ट तक आते आते फिर आपने स्टैंड वहां पर चेंज करना स्टार्ट किया। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा मेंटली हमें अलर्ट होना होगा कि एक बार अगर हम कोई ओपिनियन ड्रॉ कर रहे हैं तो उसके जो आर्गुमेंट वगैरह हैं वो बड़ी क्लियरिटी के साथ वहां पर, और जब तक पूरी तरीके से हम ये ना हमको लगे कि अब हमने गलत स्टैंड ले ही लिया था, क्योंकि जो चीजें ऑब्जेक्टिव होती हैं वहां पर तो हम सही या गलत होते हैं, जो सब्जेक्टिव होता है वो तो मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है ना, कि उसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन, तो आपका इंटरप्रिटेशन अलग है, तो वहां पर थोड़ा सा अपने को कॉन्फिडेंस में रखना है, बाकी चीजें तो सही। एक लास्ट एडवाइस ये है कि करंट इश्यूज के जो सवाल हैं
ये आउट है, ये पता है कि पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे। तो न्यूज़पेपर पढ़िए जरूर। 20 का भी सुबह का न्यूज़पेपर देख लेना, ठीक रहेगा। अभी कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं? सर ऑलमोस्ट इंडियन एक्सप्रेस ज़्यादा पढ़ती हूँ। यही इलाहाबाद में रह रही हैं ना? हाँ, तो अब पढ़िए आप हिंदुस्तान दैनिक जागरण। हिंदुस्तान टाइम्स। जो लोगों के हाथ में रहते हैं, जो लोग वहाँ बैठते हैं, अमूमन 60-70% लोग दैनिक जागरण, 20-30% लोग हिंदुस्तान में थे। गेस्ट हाउस में पता चला कि वही अखबार रहता है। एक आध इंग्लिश मीडियम का भी रहता है, द हिंदू या मान ली इंडियन एक्सप्रेस, बट प्रायः लोग हिंदी में बातचीत करते हैं। तो ये दो में से एक अखबार और एक कोई न्यूज चैनल मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एनडीटीवी, आज तक, इंडिया टीवी, जो भी। तो न्यूज़पेपर हिंदी वाला और ये न्यूज चैनल, इसको सुनिए और राय बनाइए कि करंट जो इशूज है उस पर क्या बोलना है, 2-3 वाक्यों में एडवांटेज मिलेगा। करंट इश्यूज तो आउट है ना, ये सवाल पूछे जाए, बाकी का तो नहीं पता कि कौन क्या पूछ लेगा। तो ये सब चीजें होंगी तो 75 मिलेगा। लेकिन चिंता नहीं करनी, मतलब जैसे आज इंटरव्यू दी हो 70 ये भी टच कर रहा है, बट कितना चाहिए? 70 to 75। देखो 75 बोर्ड बहुत इंप्रेस हो जाएगा, दे दे, नहीं 72-73 देता ही है अच्छे कैंडिडेट को, है ना? यस सर। चलो, शुभकामना। एक सवाल था मेरा सर, मतलब मुझे लगता है कि मैं अपने जो थॉट्स है वो अच्छे से कन्वे नहीं कर पाती हूँ, काफी मिक्स एंड मैच रहता है थॉट्स में, मतलब क्लियरिटी नहीं आती है, ये चीज है ना? क्या 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 क्लियरिटी ऑफ थॉट, एक बार ओपिनियन बनाने के बाद फिर वो कंफ्यूज होना। मैं अपने थॉट्स को जो भी मेरे दिमाग में है मैं उसको अच्छे से कन्वे नहीं कर पाती हूँ कि मैं बहुत स्पष्ट, मतलब टू द पॉइंट में आंसर दूं मैं काफी। अब इसको इस तरीके से, जो मेंस में हम जब आंसर लिखते हैं तो पहले इंट्रो लिखा, फिर बॉडी लिखा, फिर कंक्लूजन लिखा। इंटरव्यू में पहले कंक्लूजन होता है, यानी पहले स्टैंड होता है कि क्या ये सही है या गलत आपके हिसाब से। आपने कहा सर सही है। अब इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन, अब आते हैं पॉइंट्स के क्या क्या आपने करने। तो मतलब ऐसा न हो कि आंसर देते वक्त आप ओपिनियन ड्रॉ कर रहे हैं, आप पहले ओपिनियन फ्रेम कर लीजिए और फिर उसको एक्सप्लेन वहां पर कीजिए। ठीक है सर, ये आपको थोड़ा सा लेकर आना है। लेकिन ये कहना कि हम मतलब अपनी बातें नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेसिव हैं, बहुत अच्छा आर्टिकुलेशन है, बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर रही है, ये बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। इसलिए बहुत सी वीकनेस जो आपकी है वो दब गई, अदरवाइज ये जो वीकनेस है ये कई लोगों के ऊपर डोमिनेट कर जाती है। लेकिन आपकी बहुत सी अच्छी चीजें जो है वो इस तरीके की हैं जिसकी वजह से कोई बहुत नेगेटिव असर वहां पे नहीं पड़ रहा है। तो वही जो सर का कहना है कि थोड़ा सा काम करना है, अगर ये चीजें भी अच्छी हो गई तो फिर परफेक्ट है। थैंक यू। ठीक है, शुभकामना।